हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में, जहां पर आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में जो लगी हुई कहानियां हैं। नशा कहानी मुंशी प्रेमचंद की और पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की। तो इन कहानियों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और परीक्षा तक हम इस तरह मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस के महत्वपूर्ण बिंदु आप तक साझा करते रहेंगे। तो आज वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। दो कहानियां हम आज के वीडियो में हमने ली हैं और दो कहानियां हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने वो ही कहानियां ली हैं जो हम आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी, यानी जो ना नेट के सिलेबस से मेल खाती है ना उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस से मेल खाती हैं। तो ये चारों कहानियां हटके हैं। इसके बाद हम खोई हुई दिशाएं और गदल कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, आज की पहली कहानी हम नशा पे बात करेंगे, उसके बाद पुरस्कार कहानी की महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर नशा कहानी की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी 26 फरवरी 1934, ठीक है। इस कहानी की अगर रचना काल की हम बात करें तो 26 फरवरी 1934 में ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की ये लिखी गई, जिसका रचना काल है। और ये कहानी चांद मासिक पत्रिका में मतलब संकलित है, ठीक है। आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चांद मासिक पत्रिका में ये कहानी संकलित है और 26 फरवरी 1934 इसका रचना काल है। तो इसके महत्वपूर्ण पात्रों की अगर बात करें नशा कहानी के, तो प्रमुख पात्र इसमें ईश्वरी और वीर नाम के दो युवक होते हैं। और फिर उसके बाद रियासत अली, ठाकुर, राम हरक, ऐसे दो तीन पात्र उसमें आते हैं, ठीक है। तो इस कहानी की मूल संवेदना की अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो इसमें इस कहानी के माध्यम से लेखक ने या मुंशी प्रेमचंद ने, यानी तत्कालीन गुलामी जो थी हमारे देश की, यानी गुलाम मुल्क के दो वर्गों की सोच, ठीक है, उसी के आपसी अंतर्द्वंद पर इस कहानी को चित्रित किया है। कैसे लोग जो गुलामी में जी रहे, यानी जमींदार लोग थे, गुलामों के प्रति उनकी क्या सोच थी, कैसे उनका जीवन शैली थी, इन चीज़ों पे चर्चा यहाँ पे लिखी गई। और एक इम्पॉर्टेंट जिसमें ये कहानी मैं शैली में लिखी हुई है। किस शैली में? मैं शैली में ये कहानी लिखी हुई है। तो इसके समूल संवेदना की बात करें या कथानक की बात करें तो इस कहानी में दो पात्र होते हैं जो एक ही कक्षा में पढ़ते होते हैं और हॉस्टल में रह रहे होते हैं। एक जो छात्र है वो जमींदार का अमीर बेटा होता है, दूसरा गरीब परिवार का होता है। दोनों में गहरी दोस्ती है। जो गरीब छात्र है उसका नाम वीर होता है। हमेशा वो गरीब है, उसने जमींदारों के शोषण को देखा है, उनके अत्याचारों को देखा है, इसलिए वो जमींदारों की आलोचना भी करता रहता है, उन्हें समाज का शोषण करने वाला कर बताता है और उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार की बातें बोलता रहता है। और इस विषय पे अक्सर उनका आपस में विवाद भी हो जाता था दोनों दोस्तों का। दूसरा जो ईश्वरी नाम का युवक है, ईश्वरी के मिजाज में जमींदार के सारे जो तेवर हैं वो थे, क्योंकि वो जमींदारों के परिवार से था, ठीक है, उच्च फैमिली से था और अमीर जादों के कई औलाद था, ठीक है। तो इसके मिजाज में ईश्वरी के मिजाज में जमींदारी के सारे तेवर थे। पर वीर जो था उसका व्यवहार मित्रों वाला है। वीर द्वारा की गई जमींदारी की आलोचना पर वो कभी उत्तेजित नहीं होता। गर्मी की छुट्टियों में एक बार ईश्वरी वीर को अपने साथ अपने घर ले जाता है, यानी जो जमींदार, ईश्वरी क्या है, जमींदार का लड़का है, ठीक है, और वो अपने घर उसको ले जाता है। वह वीर का परिचय ऐसे धनवान के रूप में करवाता है वहां ले जाकर, जो कि महात्मा गांधी का भक्त होने के कारण धनवान होते हुए भी निर्धन सा जीवन व्यतीत करता है, ऐसा वो अपने गांव में जाकर उसका परिचय कराता है। इस परिचय से वीर की क्या होती है, एक धाक जम जाती है कि इतने पैसे वाला होते हुए भी सादा जीवन वो गांधी जी की तरह बिताता है। लोग उसे गांधी जी वाले कुंवर साहब के नाम से जानने लगते हैं और ईश्वरी के साथ वीर का भरपूर स्वागत सत्कार वहां पर किया जाता है, ठीक है। जो ईश्वरी था वो तो जमींदारी के विलासी जीवन का अभ्यस्त था, नौकरों के बीच में उठना बैठना, कैसे उनके साथ बर्ताव करना है, तो उसको पता था। लेकिन जो वीर था वो झूठ मूठ मिली इस अमीरी के आनंद को महसूस करता है। वह जानता है कि ईश्वरी ने उसका झूठा परिचय दिया है, पर स्वागत सत्कार में अंधा होकर वह अपना आपा खो बैठता है, यानी उसको एक नशा हो जाता है उस अमीरी का। यानी पहले जिन बातों के लिए वह जमींदारों की निंदा किया करता था और जैसे नौकरों को अपने पैर दबवाना, नौकरों से काम करना, ये चीज़ें उसको नहीं अच्छी लगती थी। लेकिन बाद में जब उसका परिचय एक धनवान के रूप में वहाँ हुआ, उसके अंदर भी ये रौब आने लगे। अब वह स्वयं उन आदतों में लिप्त होने लगा।
ईश्वरी चाहे थोड़ा काम अपने आप भी कर ले, पर गांधी जी वाले कुंवर साहब नौकरों का काम अपने हाथों से कैसे कर सकते थे, यानी वो करता ही नहीं था, उसको एक तरह से ऐसा नशा सवार हुआ। नौकरों से जरा भूल हो जाती तो कुंवर साहब उन पर आग बबूला हो उठते। तो इस प्रकार उस गरीब छात्र पर जमींदारी का जो नशा था वो सिर चढ़कर बोलने लगा। जो छात्र कल तक उसकी आलोचना किया करता था, यानी जो जिनको समाज शोषक बताता था, दुश्मन बताता था, उनको और वो क्या करने लगा, उसका नशा उन पर चढ़ने लगा। आज मौका मिलते ही उन्हीं की तर्ज पर उनसे भी बुरा अत्याचार नौकरों पर करने लगता। वो झूठ मूठ के कुंवर साहब का नशा टूटते देर नहीं लगी, यानी वापस जब वो फिर से अपने हॉस्टल के लिए चलते हैं घर छोड़कर, तो ईश्वरी के घर लौटते समय रेलगाड़ी क्या होती, खचाखच भरी हुई होती है। नए नवेले कुंवर साहब को जब अब ऐसी असुविधा बर्दाश्त कैसे होती, क्योंकि वो वहां पर नौकरों के बीच में रह के आए, बिल्कुल रियासी जीवन जी कर आए थे। तो क्रोध में आकर वो अपने पास बैठे एक यात्री की पिटाई कर देता है, जिससे पूरे डिब्बे में हंगामा मच जाता है। ईश्वरी झल्लाकर वीर को फटकारता है, व्हाट एन इडियट यू आर वीर, इस तरह से उसको वो बोलता है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताने की कोशिश की कि मतलब उस पृष्ठभूमि को दिखाने का प्रयास किया जो गुलामी के दौरान जमींदारों का जो शोषण होता था एक आम आदमी पर जिस तरह से होता है, उस चीज़ों को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। कैसे एक युवक के अंदर यानी वो नशा चढ़ जाता है, चाहे वो सत्ता का हो, चाहे हर तरह के नशा आज के समय में भी मौजूद हैं। यही सब दिखाने का प्रयास इस कहानी में लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया। अब हम बात करेंगे अगली कहानी पुरस्कार की। उसके बाद दूसरी कहानी आती है हमारी पुरस्कार कहानी की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी पुरस्कार उनके कहानी संग्रह आंधी में संकलित है। आंधी कहानी संग्रह जो उनका 1929 में आया, उसी कहानी संग्रह में ये पुरस्कार कहानी संकलित है। तो ये कहानी क्या है, देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम के मध्य सामंजस्य की ये कहानी है। प्रमुख इसके पात्र अरुण और मधुलिका हैं। तो थोड़ा सा कथानक इसका भी हम आपको बताते हैं किस तरह से इसका कथानक है। तो इस कहानी में इतिहास और कल्पना के अद्भुत समन्वय से इस कहानी को अत्यंत सशक्त और मार्मिक बनाया गया है। ठीक है, और इसमें इसका जो कथानक है सांस्कृतिक चेतना, मनोवैज्ञानिक सौंदर्य और प्रेम तथा कर्तव्य के अनूठे सामंजस्य की ये कहानी है। ठीक है, और इसकी जो कथा प्रारंभ होती है कौशल के वार्षिक उत्सव के साथ आरंभ होती है। कौशल प्रदेश है, वहाँ वार्षिक उत्सव कृषि उत्सव हो रहा होता है। परंपरा अनुसार राजा किसी एक खेत में हल चलाकर बीजारोपण करता है। उसके स्वामी को बहुत सा पुरस्कार देकर राजा को खेत नाम से घोषित किया जाता है। और इस वार्षिक उत्सव में इस बार प्राणों की बाजी लगाकर कौशल राज्य को बचाने वाले सेनापति जो था सिंघमित्र था, उसकी एकमात्र कन्या मधुलिका का खेत चुना गया था, जो इस कहानी की नायिका भी है। ठीक है, और आज उसी खेत में राजा हल चलाकर उसे बहुत सा पुरस्कार देने की चेष्टा करते हैं, लेकिन मधुलिका राजा की ओर से दिए गए इस बहुमूल्य पुरस्कार को अस्वीकार कर देती है और भूमि का मूल्य लेने से मना कर देती है। इस उत्सव में सम्मिलित मगध का जो राजकुमार अरुण है, मधुलिका के अपूर्व सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। वह मधुलिका से प्रणय निवेदन करता है, किंतु वह उसको अस्वीकार कर देती है। इस तरह अभाव और दारिद्र्य का दुख सहन करते हुए मधुलिका वृक्ष के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हुए 3 वर्ष व्यतीत कर देती है। शीत की वर्षा में एक युवक फिर अंत में उसके यहाँ आश्रय मांगने आता है। बिजली की चमक में दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। वह युवक अरुण होता है, जो मगध से निर्वासित होकर कौशल में जीविका की तलाश में आया था। दोनों निराश्रित प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। अरुण की प्रेरणा पर मधुलिका कौशल नरेश से कुछ भूमि किले के निकट मांग लेती है और अरुण यहाँ से कौशल दुर्ग पर आधिपत्य करने की योजना बनाने लगता है। मधुलिका का मातृ प्रेम इस कुकृत्य पर विद्रोह कर देता है, यानी वो अपने देश के प्रति उसका प्रेम जागृत हो जाता है। वह अपने प्रेम को ठुकराकर मातृभूमि के प्रेम में कौशल के सेनापति से ये रहस्य बता देती है। अरुण को बंदी बना लिया जाता है, उसे प्राणदंड की सजा मिलती है। मधुलिका अपने पुरस्कार में अरुण के साथ स्वयं को भी प्राणदंड का आदेश मांग लेती है। तो यहाँ पहुंचकर अपनी सारी संपूर्ण संवेदनशीलता और अपनी पूर्णता का परिचय देती हुई सारी जिज्ञासा और कौतूहल की समाप्ति के साथ कहानी भी समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये पुरस्कार कहानी है जो जयशंकर प्रसाद की है। तो आपको इसके पात्रों की बात करना है। सिंघमित्र इसमें प्रमुख एक पात्र आते हैं, कौशल सिंघमित्र,
और अरुण मधुलिका, ठीक है, और राजा और वहाँ के कुछ अश्वारोही भी इसमें आते हैं, सैनिक आते हैं। तो ये मुख्य पात्र अरुण और मधुलिका ही हैं इसमें, ठीक है। आंधी कहानी संग्रह में संकलित है, आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ में ध्यान रखना है। तो इन 2 कहानियों की हमने आज यहाँ पर चर्चा करी, नशा और पुरस्कार, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। कल के क्लास में हम लोग आगे जो 2 कहानियां हैं, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की और गदल कहानी पर चर्चा करेंगे, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। थैंक यू।